दोस्तों, एक ऐसा समय था जब पढ़ना लिखना महिलाओं के लिए पाप माना जाता था और एक शूद्र महिला के लिए तो यह बिल्कुल असंभव समझा जाता था। लेकिन इसी दौर में एक स्त्री ने इस असंभव को चुनौती दिया। जब वह लड़कियों को पढ़ाने निकली तो लोगों ने उस पर पत्थर फेंके, कीचड़ उछाला, गालियां दिया। उसे रोकने की हर कोशिश की गई, फिर भी वह डटी रही। उसने पितृसत्ता, जाति व्यवस्था और अंधविश्वास तीनों से एक साथ लड़ाई लड़ी। वहीं स्त्री आगे चलकर भारत की पहली महिला शिक्षिका, पहली प्रधानाध्यापिका, एक साहसी कवित्री और करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की मसाल बनी। वो थी सावित्री बाई फुले। यह उनकी अद्भुत कहानी है कि कैसे केवल 9 साल की एक बालिका ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, लड़कियों और दलितों के लिए स्कूल खोले, विधवाओं को सम्मान और नया जीवन दिया और अपनी अंतिम सांस तक मानवता की सेवा करती रही। यह कहानी है साहस की, संकल्प की और उस क्रांति की जिसने भारत के समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। वे एक कम आय वाले कुम्हार मार जाति से थे। उस समय का सामाजिक ढांचा जो मनवादी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, बहुत कठोर था। इस व्यवस्था में जाति का भेदभाव छोटा मोटा नहीं बल्कि जीवन निर्वाह का आधार था। इसी कठोर हकीकत में सावित्री बाई की शादी महज 9 साल की उम्र में 1840 में 13 साल के ज्योतिराव गोविंदराव फुले से कर दी गई। ज्योतिराव भी ऐसे ही एक कम उम्र की विधवा से पहले शादी कर चुके थे, जिनकी मौत हो गई थी। सावित्री बाई का पाठ पुस्तक से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि उस समय शूद्र और अति शूद्र महिलाओं को पढ़ना लिखना मना था। उनका जीवन घर गृहस्थी के काम तक सीमित था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सावित्री बाई की किस्मत तब बदली जब उनके पति ज्योतिराव फुले, जो खुद पढ़े लिखे थे और विचारशील सोच के थे, उन्हें शिक्षित करने का फैसला किया। ज्योतिबा ने पहले खुद घर पर ही सावित्री बाई को पढ़ाना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए मिसेज सगुणाबाई, जो ईसाई मिशनरी स्कूल में शिक्षिका थीं, वो उनके हवाले कर दिए। यहाँ सावित्री बाई ने आग की तरह ज्ञान अर्जित किया। ज्योतिबा को यह एहसास था कि जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का एक ही रास्ता है, शिक्षा। और इस कार्य के लिए उन्हें एक सहयोगी की जरूरत थी। सावित्री बाई उसी सहयोगी के रूप में उभरी। 1848 यह वर्ष इतिहास रचने वाला था। 1 जनवरी 1848 को पुणे की बुधवार पेट की भिड़ेवाड़ा नाम की एक इमारत में ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल शुरू किया और इस स्कूल की पहली शिक्षिका कौन बनी? सावित्री बाई फुले। यह सिर्फ एक स्कूल शुरू करने की घटना नहीं थी, बल्कि भारत में नारी शिक्षा क्रांति का आरंभ था। सावित्री बाई, जो खुद एक शूद्र समाज से आती थीं, अब शिक्षिका बन चुकी थीं। उस समय के लिए यह एक सनसनीखेज घटना थी। लेकिन इस स्वर्ण इमारत की नींव रखने के लिए सावित्री बाई को कांटे ही कांटे चुभाने पड़े। स्कूल जाने के रास्ते में उनका मनवादी लोगों द्वारा खुला विरोध और उपहास किया जाता था। लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गंदे अपशब्द बोलते थे, गोबर और कीचड़ फेंकते थे। उनकी सारी मेहनत को धोखा देने की कोशिश की जाती थी। एक बार तो किसी ने उनकी साड़ी पर कीचड़ ही फेंक दिया। सावित्री बाई के लिए यह बहुत दुखद समय था, लेकिन ज्योतिबा फुले ने उनका सहारा दिया और कहा कि इसके लिए अलग से एक साड़ी रख लेना, ताकि ये स्कूल जाने में कोई रुकावट न आए। सावित्री बाई ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक एक्स्ट्रा साड़ी ले जाती थी और गंदी हुई साड़ी को स्कूल पहुंचकर बदल लेती थी। पत्थरों का स्वागत उनकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाया, बल्कि उनके संकल्प को और मजबूत बना दिया। मनवादी समाज उनका विरोध क्यों करते थे? इसका उत्तर बहुत सरल था। मनवादी मानते थे कि शिक्षा सिर्फ द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का अधिकार है। शूद्र और अति शूद्र, खासकर महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना धर्म के खिलाफ है। उनका मानना था कि अगर शूद्र अति शूद्र पढ़ लिख गए तो वर्ण व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी, सामाजिक पहरेदारी टूट जाएगी और ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। सावित्री बाई का स्कूल इसी एकाधिकार पर एक प्रहार था।
सावित्रीबाई का संघर्ष सिर्फ बाहर तक सीमित नहीं था, उनके अपनों ने ही उनका साथ नहीं दिया। स्कूल शुरू करने पर ज्योतिबा के पिता गोविंदराव फुले ने डर के मारे उन्हें घर से निकाल दिया। उनका कहना था कि यह काम समाज के खिलाफ है और इससे कुल का नाश होगा। फुले दंपति ने अपना अलग घर बसाया। उन्होंने अपने एक मित्र उस्मान शेख के घर में शरण लिया, जो मुसलमान थे, और इस तरह जाति से परे होकर उनका साथ दिया। यह एक और बड़ा कदम था। एक हिंदू दंपति का एक मुस्लिम घर में रहना उस जमाने में जाति के खिलाफ एक जोरदार प्रतिवाद था। इस घटना से पता चलता है कि सावित्रीबाई और ज्योतिबा का विरोध सिर्फ स्त्री शिक्षा तक नहीं, बल्कि पूरी जाति प्रथा और धर्म के आधार पर भेदभाव से था। सावित्रीबाई और ज्योतिबा का काम सिर्फ स्त्री शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने उस समय की कई बुरी सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ भी आवाज उठाई। 19वीं सदी में भारत में विधवा महिलाओं की हालात बहुत खराब थी। उनके सिर के बाल मुड़वा दिए जाते थे, उन्हें साधारण और बुरे कपड़े पहनाए जाते थे और उन्हें अपशकुनी माना जाता था। कई लड़कियां बचपन में ही विधवा हो जाती थी, क्योंकि उनके पति की कम उम्र में मौत हो जाती थी। ऐसी स्थिति में अगर कोई विधवा गर्भवती हो जाती तो समाज और परिवार के डर से कई बार बच्चे की हत्या तक कर दी जाती थी। यह सब देखकर सावित्रीबाई बहुत दुखी होती थी। इसीलिए 1863 में उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। यह एक ऐसा सुरक्षित स्थान था जहां विधवा महिलाएं बिना डर के अपने बच्चों को जन्म दे सकती थीं। यहाँ उन्हें पढ़ाई और काम के अवसर भी दिए जाते थे। इस पहल ने कई विधवाओं और उनके बच्चों की जान बचाई। सावित्रीबाई सिर्फ एक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि एक कवित्री भी थी। उन्होंने कई कविताएं लिखी जो उनकी सामाजिक चिंतन को दर्शाती हैं। उनका काव्य संग्रह काव्य फुले 1854 में और 52 काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में प्रकाशित हुआ। उनकी कविताएं आम जनता की भाषा में आसान और ताकतवर शब्दों में होती थीं। उन्होंने अपनी कविताओं में शिक्षा के महत्व, जाति और लिंग भेद की बुराइयों और विधवाओं की दशा पर प्रकाश डाला। जैसे उनकी एक प्रसिद्ध कविता जागो बेटा में वे लिखती हैं कि उठो बेटा उठो, दुनिया का कुछ काम करो, अपनी आंखें खोलो और पढ़ो लिखो। उनकी कविताएं सिर्फ साहित्य नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक शस्त्र भी थी। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना किया। इस समाज का उद्देश्य था ब्राह्मणों के बिना, यानी किसी भी बिचौलिए पुजारी के बिना विवाह जैसे संस्कार कराना। इससे गरीब शूद्र अतिशूद्र लोगों को पुजारियों पर निर्भर रहने से आजादी मिलती थी। सावित्रीबाई इस समाज की एक प्रमुख कार्यकर्ता थी। ज्योतिबा फुले के मरने के बाद 1890 में वे इस समाज की मुखिया प्रेसिडेंट बनी। उन्होंने कई विवाह इसी समाज के द्वारा कराए। वे हर तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ती थीं। एक प्रसिद्ध घटना 1879 की है, जब पांडुरंग बाबाजी नाम के एक भारतीय ईसाई अनुयायियों ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। सावित्रीबाई ने न सिर्फ उस महिला की मदद किया, बल्कि खुद पुलिस स्टेशन जाकर उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। यह दिखाता है कि वे न्याय के लिए किसी से नहीं डरती थी। 1897 में पुणे में भयानक प्लेग महामारी फैली। लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई, जो उस समय 66 वर्ष की थीं, उन्होंने अपना जीवन बचाने की जगह बीमार लोगों की सेवा का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे यशवंतराव फुले के साथ मिलकर पुणे के दुर्गम इलाके में एक अस्पताल शुरू किया। वो रोज बीमार लोगों की सेवा, दवा और खाना पहुंचाने का काम करती थी। इसी दौरान एक प्लेग से पीड़ित बालक महादेव कवले की सेवा करते हुए सावित्रीबाई खुद इस भयानक बीमारी की शिकार हो गईं। महादेव कवले को गोद में उठाकर ले जाते हुए उनमें भी प्लेग के लक्षण दिखाई दिए। कुछ ही दिन बाद 10 मार्च 1897 को इस महान क्रांतिकारी शिक्षिका, समाज सुधारक ने अपनी आखिरी सांस लिया। तो सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए क्या छोड़ा? उनकी विरासत अनमोल है। वे भारत की पहली शिक्षिका, पहली हेड मिस्ट्रेस, पहली शिक्षिका अध्यापिका हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल चलाया। उनका पूरा जीवन मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में गुजरा। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, बाल हत्या प्रतिबंध, अनाथ आश्रम,
शुरू करके इंसानियत का एक नया पैगाम दिया। उनकी कविताएं आज भी हमें शिक्षा, संघर्ष और समानता का संदेश देती हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे परिवर्तन के लिए ज्ञान और विवेचन सबसे बड़े हथियार हैं। वे सिर्फ एक महिला नहीं, एक विचार, एक आंदोलन थी। तो दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जीवन एक प्रकाश स्तंभ है, लेकिन आज भी जब हम देखते हैं कि कैसे महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, काले वर्ण के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो लगता है कि सावित्रीबाई फुले का संघर्ष आज भी जारी है। सवाल यह है कि हम उनकी विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या हम भी उस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएंगे जिसका विरोध उन्होंने किया था? क्या हम हर बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग, धर्म से हो, उसे शिक्षा का अधिकार दिलाने में अपना योगदान देंगे? सावित्रीबाई ने कहा था कि उठो, जागो और पढ़ो लिखो, अपने हक के लिए लड़ो। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आपको सावित्रीबाई फुले की इस जीवनी से प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जरूर बताइए कि सावित्रीबाई फुले का आप पर क्या प्रभाव पड़ा। बाकी प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।